हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपने बात कर रहे थे पादप जनन वाले टॉपिक पे, है ना? पादप जनन वाले टॉपिक पर अपने बात कर रहे थे। तो हमने उसके बारे में बहुत सी चीजें देख ली थी। अब अपने पढ़ रहे थे पादप उत्तक में, उत्तक के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था कि उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिए थे विभज्योतकी और स्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक के हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे, स्थायी उत्तक के, सरल उत्तक और जटिल उत्तक पढ़ लिए थे। सरल उत्तक पढ़ लिया था, जटिल उत्तक का हमने जाइलम टाइप पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम जटिल उत्तक का प्रकार, यानी कि जटिल स्थायी उत्तक का अगला प्रकार जो होता है फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में आप सभी जानते हो, तो बार बार वही चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लोएम सिर्फ फूड का परिवहन करता है पौधों के विभिन्न भागों में वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको पता है ना? और देखा जाए तो वीडियो कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, वैकेंसीज आ रही हैं, मूल किताबों का आरपीएसएन देख लिया है, या तो ढंग से तैयारी करो या करो मत, दो ही बातें पढ़ना है। अब मेरे पास जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, जो साइंस का, आपने बहुत सी क्लासेस देखी होंगी, 1 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट, वैसे नहीं उन्होंने करवाया नहीं होता, दी बेस्ट करवाया होता है उन्होंने, बहुत अच्छा कंटेंट करवाया होता है, लेकिन वो उन्होंने इंपॉर्टेंट मेन फैक्ट्स उठाए होते हैं। कई बार क्या होता है, हम छोटी सी चीज छोड़ देते हैं, तो वो चीजें कई बार वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो ल्यूसेंट की बुक है, मैंने वो लाइन टू लाइन कवर की है। कौन सी बुक? ल्यूसेंट की बुक है। और अगर कोई बच्चा, वैसे तो सभी ल्यूसेंट की बुक को जानता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी बुक से मैं चीजें कवर करता हूं। ये है प्यारे बच्चों ल्यूसेंट की बुक, देखी होगी सभी ने। मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा अभी तक, जैसे अपनी बुक में से पढ़ रहे हैं, तो अपने फिजिक्स का देख लिया ना, फिजिक्स अभी इतनी कंप्लीट हुई है, इस बुक में से इतनी कंप्लीट हुई है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हमने अभी तक लगभग इतने पेज कवर किए हैं केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी भी इससे थोड़ी कवर की है। मतलब चीजें जो अपने करवाई हैं वो डीपली करवाई हैं, इसलिए टाइम लगा है। तो अपने करते हैं आगे शुरू। चलिए, जटिल स्थायी उत्तक जानते हो इसके बारे में? क्या होता है, 2 कोशिकाओं का बना होता है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमने पढ़ी है। बार बार ये भी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा जाता है। जटिल स्थायी उत्तक का अगला भाग है हमारा फ्लोएम। क्या होता है प्ले पेपर बच्चों? फ्लोएम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि बाद में आपको परेशानी न हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे शुरू करते हैं इसके बारे में। अब देखिए फ्लोएम क्या होता है। तो जो फ्लोएम होता है ना, वो एक प्रकार का उत्तक है, संवहनी उत्तक है, जानते ही हो इसके बारे में। यह पौधे के जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है और पत्ती में पाया जाता है। जड़, तना और पत्ती। तो जाइलम भी तो इसीलिए, जैसे मतलब ये जाइलम का दोस्त ही मान लो, एक प्रकार से जाइलम का दोस्त ही मान लो। जाइलम है तो वहां पर फ्लोएम भी है, इस प्रकार से अपने कह सकते हैं। क्योंकि जाइलम भी जड़, तना और पत्ती में पाया जा रहा था, वहीं फ्लोएम जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है और पत्ती में पाया जाता है। काम क्या करता है? ये भोजन का परिवहन करता है, जैसे जल जाइलम कल बताया था, वैसे ही फ्लोएम भोजन का परिवहन, है ना? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता देता हूं, जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसे फूड ऐसे फ्लोएम, बस। यह संचालक उत्तक होता है। संचालक, संचालक का मतलब चीजों को आगे भेजना। यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, किसको? पादप को। क्या प्रदान करता है? यांत्रिक सहारा, मतलब उसके खड़े रहने में, या उसको एक यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है। यहां तक अभी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये बातें आपको पता है। इसके भी भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जैसे जल के 4, जाइलम के 4 भाग थे ना, कौन कौन से? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। उसी प्रकार से फ्लोएम के भी 4 भाग है, सेम टू सेम। कौन कौन से हैं? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। देखा जाए तो ये जाइलम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, जाइलम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो आपको चीजें रिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। जो चालनी नलिकाएं होती हैं, उस कैसी होती हैं चालनी उत्तक की, जो या चालनी नलिकाएं की जो कोशिकाएं होती हैं, वो लंबी होती है और बेलनाकार होती है। कैसी होती है? लंबी और बेलनाकार, इस प्रकार से। फ्लोएम की कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? लंबी और बेलनाकार। कैसी होती हैं अभी? लंबी और
बेलनाकार कोशिका इसकी होती है, तो आपको वहां पर भी परेशान होने की बात नहीं है। यह द्वितीय भित्ति वाली कोशिका होती है, ठीक है, द्वितीय भित्ति वाली कोशिका होती है। चलिए, दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति को छिद्र युक्त चालनी पट्टी कहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? तो द्वितीय भित्ति नहीं था, सॉरी प्यारे बच्चों, छिद्रित। कहने का मतलब है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो, मान लीजिए इसकी कोशिका है, तो इस कोशिका में इस तरह से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका में छिद्र है, कोशिका में क्या है, वैसे देखा जाए तो छिद्र इसके यहां पर इस टाइप से होते हैं। अब कोशिका में छिद्र होते हैं, जैसे बागड़ी में या नॉर्मली अपने घरों में आपने देखा होगा, जो कि जरियो बोला, चालनी बोलते हैं, छालनी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिलेक्टेड चीजें बाहर जाती हैं और सिलेक्टेड चीजें उसके अंदर रहती हैं। तो सेम टू सेम यही फ्लोएम के अंदर होता है, इसीलिए इन्हें चालनी नलिकाएं बोलते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है। इस कोशिका की जो कोशिका भित्ति है, हमें अभी बढ़ के आए कि छिद्रित है, ठीक है, इस प्रकार से छिद्रित है। कोशिका भित्ति क्या होती है, छिद्रित होती है, यही लिखा हुआ है, यह छिद्रित भित्ति वाली कोशिका होती है। कौन सी? चालनी नलिकाओं, दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति, यानी कि दो कोशिकाओं में ये एक जो विभाजन की भित्ति बनी है, ये भी छिद्रित होती है, यानी कि इस तरह से चीजें आर पार हो सकती हैं। दोनों भित्तियों में क्या होता है, छिद्रित होता है, और इस भित्ति को नाम देते हैं चालनी पट्टी। क्या नाम देते हैं? चालनी पट्टी, ठीक है। सिंगल कोशिका भित्ति होती है उसके, वो छिद्रित होती है। जब दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो वहां पर एक परत बनती है, और वो परत ही क्या है, उसमें भी छिद्र है। तो वो जो परत होती है वो दोनों तरफ से छिद्रित होती है, और उसी छिद्रित को बोलते हैं चालनी पट्टी। तो यह जो चालनी पट्टी होती है, यह क्या काम करती है, तो यह जो चालनी पट्टी होती है वो जीव द्रव्य संबंध बनाए रखती है, जीव द्रव्य संबंध। अब सर जीव द्रव्य संबंध क्या होता है? आपको पता है कि जीव द्रव्य किसको बोला जाता है। मान लीजिए ये एक कोशिका है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये केंद्रक, ये केंद्रक। इस केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। और ये है कोशिका, जिसमें कोशिकांग, और इसमें जो द्रव्य पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जब मैं मान लीजिए इस झिल्ली को हटा दूं तो इसने सम्मिलित रूप से ही बोल दिया, ठीक है। तो इसका क्या करता है, वो जीव द्रव्य का, इस कोशिका का जीव द्रव्य और इस कोशिका का जीव द्रव्य दोनों में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। इस बात का मतलब ये है। तो चालनी पट्टी क्या काम करती है, पूछ सकता है कि चालनी पट्टी क्या काम करती है, तो आप बोलोगे कि चालनी पट्टी होती है वो दो कोशिकाओं में जीव द्रव्य संबंध बनाए रखती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो चालनी नलिका की कोशिकाएं होती हैं, चालनी नलिकाओं की जो कोशिका होती हैं वो वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी कि अब देखो इस चीज को क्लियर कैसे करोगे, अभी हमने पढ़ के आए हैं कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसने बोल दिया कि ये केंद्रक अनुपस्थित अवयस्क अवस्था में। अब केंद्रक अनुपस्थित है तो सीधी सी बात है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य बोलते हैं। कंप्लीट बात का मतलब बना ये। अब उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। लाइन टू लाइन समझते चलते ना तो परेशान नहीं होना होता, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, ठीक है। तो वयस्क अवस्था में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्लोएम के अंदर पूछ लेगा कि चालनी नलिकाओं में केंद्र कब पाया जाता है, तो आप कहोगे वयस्क अवस्था में। वयस्क का मतलब जब कोशिका पूरी परिपक्व होती है। यह संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। संवहनी पौधे कौन से होते हैं, जिनमें भोजन का आदान प्रदान वगैरह वगैरह होता है, बस तो फ्लोएम में ये पाए जाते हैं। संवहनी पौधों में, फ्लोएम में ये चालनी नलिकाएं पाई जाएंगी, बिल्कुल पाई जाएंगी, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कोई समझने वाली भी बात भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, पौधे संवहन करेंगे तो फ्लोएम के माध्यम से ही करेंगे ना, और फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं होना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर हमारी चालनी नलिका होती है कंप्लीट। चलो चालनी नलिका से कितने क्वेश्चन बनते हैं यहां से। फ्लोएम क्या काम करता है, पहला क्वेश्चन तो आप कह दोगे कि सर भोजन का प्रिवेंट करता है, इतना ही है मेन क्वेश्चन जो बनता है। चालनी नलिका कैसी होती है, तो आप कहोगे छिद्र युक्त होती है। दो क्वेश्चन। चालनी पट्टी से पूछ सकता है, चालनी पट्टी क्या होती है, तीन क्वेश्चन। चौथा केंद्रक अनुपस्थित, बस वेरी वेरी, ये चार क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला है हमारा
अगला भाग है फ्लोएम का सह कोशिकाएं। कौन सा? सह कोशिकाएं। यह जो होती है ना सह कोशिकाएं, वो चालनी नलिका के पार्श्व भाग में यानी कि पीछे वाले भाग में ये स्थित रहती है। मान लीजिए ये चालनी नलिका है तो यहां इसके आसपास में रहेंगी आपकी सह कोशिकाएं। कौन रहेगी? सह कोशिका। ये बात आपको, पार्श्व का मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक है। पार्श्व भाग में आपकी सह कोशिकाएं स्थित होती है। यह कोशिका कैसी होती है? लंबी होती है आकार में, जीवित होती है, केंद्रक व जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है। अब अगर आपको जीवित कोशिका मिल जाए ना तो वहां पर एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि केंद्रक भी पाया जाएगा और जीव द्रव्य भी पाया जाएगा। क्लियर? ये सिर्फ शब्दों का खेल होता है, कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, और कुछ बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ कई बार क्या होता है हम शब्दों से नहीं खेल पाते। जो बच्चे मेरे साथ साइंस की क्लास से देख रहे हैं उनको शब्दों से खेलना तो आ ही गया होगा। शब्दों से सर किस प्रकार से खेलना सिखाते हैं। एग्जाम हॉल में आता सभी को सारा कुछ होता है, बस एग्जाम हॉल में आप कैसे ट्रीट करते हो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन अपने आता होता है या क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन काटना। आपने सुना होगा कि सर ऑप्शन कैसे काटते हैं। इसी अगर आपको शब्द पता होते हैं तो आप ऑप्शन काट देते हो और ऑप्शन काटने से क्वेश्चन सही भी होता है। मैं यही टेक्निक यूज करता हूं एग्जाम हॉल में, ऑप्शन काटने का। जब मुझे क्वेश्चन आता है, अगर पूरा 100% आता है फिर तो ऑप्शन ढूंढता हूं इसका राइट आंसर ये है। अगर अपने थोड़ा बहुत डाउट होता है भाई ये हो सकता है नहीं हो सकता, फिर ऑप्शन काटो, फिर ऑप्शन काट दो, सवाल हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात, ऑप्शन कब कटेगा। अब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने एक स्टूडेंट से बोला था कि एग्जाम हॉल में ना, मतलब वो कंपटीशन एग्जाम नहीं था, वैसे बोर्ड एग्जाम थे, तो मैंने बोला कि कॉपी के अंदर लिख के आइए आप जो भी आपको आता है। तो उसने पूछा कि सर क्या लिख के आए, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, जैसे अपने बोलते हैं तुक्का मारते हैं। तो वही बात है, तुक्के भी कब चलते हैं जब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है। जैसे मैंने उसको बोल दिया कि राइबोसोम के बारे में लिखो, तो अब वो बोल रहा है कि सर मुझे पता ही नहीं भाई राइबोसोम है क्या। अगर मुझे इतना पता हो ना भाई राइबोसोम एक कोशिकांग होता है तो फिर तो मैं लिख दूं भाई हाँ कोशिका का मुख्य भाग होता है वगैरह वगैरह। अब मुझे पता ही नहीं भाई राइबोसोम कोई जगह का नाम है या किसी अंग का नाम है, तो उसके बारे में मैं क्या लिखूं। तो तुक्के मारने के लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सह कोशिकाएं होती है ना, वो एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है, यानी कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। याद कीजिए जब मैंने जाइलम करवाया था तो वहां पर एंजियोस्पर्म की जगह आवृत बीजी लिखा हुआ था, है ना। तो अब आपका एक होमवर्क ये रहेगा, जैसे ही फ्लोएम पूरा होता है तो आप जाइलम और फ्लोएम में क्या करोगे, डिफरेंट दोनों क्लासेस को देखोगे और दोनों में अंतर लिखोगे। और जिस बच्चा, मैं सिर्फ ईमानदारी आपकी देखना चाहता हूं, जो बच्चा ईमानदारी से इसमें कर देना कि सर मैंने कर लिया, तो वो कमेंट सेक्शन में डन करके डाल दे, जाइलम फ्लोएम डन। ठीक है, तो इसका आपको होमवर्क रहेगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है। अगली है चालनी नलिका की भोजन संवहन में मदद करती है। अब आपको क्या पता है चालनी नलिका क्या कर रही थी, भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन कौन करती है, चालनी नलिका। तो जो सह कोशिका होती है ना, वो चालनी नलिका की भोजन परिवहन में हेल्प करती है। जो चालनी नलिका क्या काम कर रही है सर, भोजन का परिवहन कर रही है, लेकिन सह कोशिका उसकी हेल्प करती है, उसकी हेल्प करती है। ठीक है, अगला है फ्लोएम तंतु। जैसे जाइलम तंतु वैसे ही फ्लोएम तंतु। यह लंबी होती है, दृढ़ होती है और स्कैरन काइमेटा कोशिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्कैरन काइमेटा कोशिकाओं की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेम टू सेम जाइलम तंतु के बारे में, जैसे ये और जाइलम तंतु की बातें सेम ही है। अगला है फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यानी कि फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु का काम क्या है, यांत्रिक सहारा देना। किसको, फ्लोएम को। फ्लोएम तंतु का काम है फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है, चलिए ये की थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब अपने देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सह कोशिकाएं चालनी नलिका के पार्श्व भाग में, एक क्वेश्चन। जीवित कोशिका पाई जाती है, कोई खास बात नहीं है। तीसरी है एंजियोस्पर्म वाली, 2 क्वेश्चन। और तीसरा है भोजन की हेल्प में सहायता, और चौथा आपका 4 और ये 5, इसकी 3 ही क्वेश्चन है, और इसमें से बनते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 3 और 2 5 क्वेश्चन, 5 और 4 अभी तक अपने पास 9 क्वेश्चन तैयार हो गए इतनी स्लाइड में। अगला है फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम मृदुतक, तो यह जीवित कोशिका होती है, लंबी होती है, केंद्रक युक्त कोशिका होती है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर जीवित है तो सीधी सी बात है उसमें केंद्रक पाया जाएगा, बात खत्म। अगर कोशिका जीवित है तो उसमें केंद्रक पाया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे विचार करते हैं क्या करता है आगे।
सह कोशिका के निकट स्थित होती है, यानी कि जो आपका फ्लोएम मृदुतक होता है वो सह कोशिका के पास में होता है, यहीं कहीं। यहां पर ये मान लीजिए आपका चालनी नलिका आ गई, ये सह कोशिका की, ये फ्लोएम आपका फ्लोएम मृदुतक हो गया। भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायक होती है, सेमिका में भोजन का परिवहन, बात खत्म। लगभग इससे कितने क्वेश्चन दो बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। इतनी स्लाइड में से आपके टोटल 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ये लाइन टू लाइन आप लिख लेना ताकि आपको परेशानी न हो, ठीक है। चलिए आगे विचार करते हैं, आगे क्या कहता है, ये माननी पड़ेगी इसकी बात, है ना। और हाँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, तो उसमें मैंने एक चीज देखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, भी सिलेबस क्या है। तो अभी साथ के साथ आप नोट कीजिए और मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आएगा। वैसे तो इसमें मैंने सिलेबस देखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या है कि स्पेशल दिया नहीं हुआ, अभी क्या आएगा। साइंस का सीधा दिया हुआ है, भी साइंस आएगी, लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ भी कौन कौन सा सिलेबस आएगा। देखो सिलेबस में जैसे अपने साइंस की बात करेंगे, बाकी तो आपको देख लेना भाई, इंडियन हिस्ट्री या जियोग्राफी या पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह वगैरह है। और अपने सिर्फ साइंस की बात करेंगे तो जर्नल साइंस में इसने क्या किया है, द साइंस प्रोटीन प्रोटीन कवर्स, ठीक है, यानी कि साइंस में प्रोटीन को कवर किया है, फाउंडेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और एंड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ठीक है। और स्पेस साइंस आ गया आपका, कंसेप्ट आ गया एंड बेसिक्स आ गया। यानी कि मोटी मोटी बात देखें तो इसने कंप्लीट साइंस को कवर किया है, ठीक है। और इसने सिर्फ टॉपिक नहीं बताए हैं, मिस साइंस में क्या क्या टॉपिक आएंगे। इसने बोल दिया कि स्पेस साइंस आएगी, ठीक है, और डिफेंस से भी क्वेश्चन डाल सकता है वो, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन जैसे आपदा प्रबंधन वगैरह हो गया, ठीक है, भूकंप वगैरह से क्वेश्चन हो गए। और अदर में जैसे इसने सीधा बोल दिया कि कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों 10th लेवल तक की वो पूछेगा। हाँ, मतलब इसका ये कह सकते हैं कि उसके वैज्ञानिकों के नाम वगैरह पूछ लेगा, या जो दैनिक जीवन में अपने साइंस यूज होती है, जैसे आपको एक दो क्वेश्चन बताऊं तो वो पूछ लेगा कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है, मतलब जो डेली क्वेश्चन अपने रूटीन आंखों में से क्वेश्चन गुजरते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो फिक्स नहीं दिया हुआ भी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन कंप्लीट साइंस उसने बोल दिया है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी अपनी आई हुई है, कंप्लीट देख सकते हो आप। और रक्षा प्रौद्योगिकी आपका आया हुआ है, वो भी देख सकते हो। आपदा प्रबंधन वाली, भूकंप वाली, तड़ित वगैरह, ये सारी क्लासेस अपनी आई हुई है। उसके बाद में थोड़ा सा अपने देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की, अगर आपको ज्यादा मतलब गहराई में नहीं जाना तो थ्योरी मत देखना, क्वेश्चन आंसर की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की। फिर भी आपको लगे कि सर हमें इस टॉपिक पे तैयार करके दो चीजें, हमें हरियाणा पुलिस के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, या कोई एक स्पेशल टॉपिक बोलोगे, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। और जैसे ही मेरे से हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां पर होता है अपना जटिल उत्तक कंप्लीट। अब दो चार बातें और हैं, आपने एक वार्षिक बल्ले के बारे में बात करते हैं कि वार्षिक बल्ले क्या होती है। ज्यादा कुछ नहीं इसमें देखना वार्षिक बल्ले के बारे में, आपको डेली ना दो चार बातें आप देखते हो। जो किसान होते हैं, या अपने ना कई बार क्या होता है कि जो बाजार में रहने वाले भी होते हैं, सभी लकड़ी को जानते होगा, लकड़ी है ना, आग जलाते हैं जिससे, तो अपने पेड़ों को कटते हुए भी आपने देखा होगा, ठीक है। वहां पर एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना है कि आपको ना, जैसे एक तना होता है, तने की मैं टीएस कार्ड काट रहा हूं, तो जैसे आप तने की टीएस कार्ड देखते हो तो ये मान लीजिए तना है, आपको ना उसमें इस तरह से साइकिल दिखाई देते हैं, गोलाकार रचनाएं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको ये रचनाएं दिखाई देती है। कभी आपके मन में सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ये रचनाएं? यही आपकी वार्षिक वलय होती है। वार्षिक का मतलब साल और वलय का मतलब रिंग।
एक साल में एक बार बनती है ये, एक साल में एक बार। आप इस वार्षिक वलय की सहायता से ना पेड़ की आयु ज्ञात कर सकते हो। वार्षिक वलय की सहायता से आप पेड़ या वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हो कि इसकी कितनी आयु है। फिक्स नहीं बता सकते, पर आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने सालों का ये है पेड़, या इतने साल पहले इसको लगाया गया था, वगैरह वगैरह। वो चीजें आप इससे याद करते हो। तो वार्षिक वलय होती क्या, ये कैसे बनती है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहां से, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। किसी भी स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में जलवायु परिवर्तन होता है। अब देखो, हमारे भारत में बहुत से स्थान है, हर जगह पर अलग अलग ऋतु होती है, अलग अलग वातावरण होता है, या अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग जलवायु होती है। तो जलवायु जहां पर जैसी जलवायु वैसे पादप वहां पर उगते हैं। जैसे रेगिस्तान में जाएं तो वहां पर पादप अलग है, झालावाड़ साइड जाएं तो वहां पर पादप अलग है, माउंट आबू जाएं तो वहां पर पादप अलग है। इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है ना। तो वो ये कह रहा है, तो अलग अलग जलवायु होती है, ठीक है। और जलवायु में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और इसी परिवर्तन के कारण क्या होता है, कैम्बियम की सक्रियता में परिवर्तन होता है। कैम्बियम के बारे में हमने बात की थी ना, तो उसकी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है या उसकी सक्रियता निष्क्रियता, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। और इसी की वजह से क्या होती है, जैसे जैसे ऋतु आती है तो ये अपना परिवर्तन दर्शाती है। तो क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। अगर मान लीजिए बसंत ऋतु है, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं वार्षिक वलय को गहराई से, शायद स्पीड हो रहा है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, समय के साथ, ऋतुओं के साथ जलवायु परिवर्तन होता है ना, तो वहां पर पादप भी अपनी प्रवृत्ति या अपनी अनुकूलन को बनाए रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसने ये बोला है कि जैसे ही मौसम या जलवायु परिवर्तित होती है, तो जो पादप के अंदर कैम्बियम होती है वो भी अपनी सक्रियता यानी कि अपनी क्रिया करने की क्षमता में परिवर्तन लाती है, अपने काम करने की क्षमता में परिवर्तन लाती है। तो कौन से मौसम में कैसे काम करेगी वो देखते हैं। अगर मान लीजिए बसंत ऋतु है, कौन सी ऋतु है, बसंत ऋतु, तो पौधे की जो रस सक्रियता अधिक होती है। रस सक्रियता का मतलब यह है कि वो जल का अवशोषण या द्रव पदार्थों का अवशोषण क्या करेगी, वो ज्यादा करेगी, ठीक है। जिससे उसकी वाहिकाएं क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। जो वाहिकाएं होती हैं जाइलम फ्लोएम की, वो मोटी हो जाती हैं। और जैसे शरद ऋतु यानी कि ठंड वाला मौसम आता है, क्योंकि बसंत ऋतु में उसको जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको पादप को बसंत ऋतु में आपने देखा होगा कि पादप होते हैं वो दोबारा खिलते हैं। जैसे उसकी नई पतझड़ के बाद में बसंत ऋतु आती है, तो पादप अपनी नई पत्तियां बनाएंगे, यानी कि पादप दोबारा अपना विकास करते हैं। तो उनको ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा जल की जरूरत पड़ के तो उनकी वाहिकाएं हो जाती है मोटी, है ना, वाहिकाएं मोटी होती हैं। फिर शरद ऋतु आती है, या उससे पहले शरद ऋतु होती है, तो उसको जल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी प्रकृति के अंदर नमी होती है, फोटोसिंथेसिस कम होता है, इस वजह से जल की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इस वजह से जो आपकी कैम्बियम होती है वो कम सक्रिय होती है। बसंत ऋतु में कैम्बियम ज्यादा सक्रिय है और शरद ऋतु में कम। जैसे ही कम सक्रिय होती है तो वाहिकाएं हो जाती है इसकी पतली। ज्यादा सक्रिय होगी कैम्बियम तो वाहिकाएं मोटी हो जाएंगी, और अगर कम सक्रिय होगी तो वाहिकाएं हो जाएंगी इसकी पतली। यह परिवर्तन ही स्पष्ट वार्षिक वलय बनाता है। ये कभी मोटा कभी पतला ऐसा परिवर्तन होता है, तो इसी कारण से एक स्पष्ट वार्षिक वलय बनती है। आपको पता है कि शरद ऋतु साल में एक बार आती है, बसंत ऋतु साल में एक बार आती है, तो इसी वजह से एक वार्षिक वलय का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपने पेड़ जितना देखा होगा तो उसमें उतनी ज्यादा वार्षिक वलय होती है, जितना पुराना पेड़ उतनी ज्यादा वार्षिक वलय आपको देखने को मिलती है। आप अपनी फिल्म को से ऐसी स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर आप इसकी टीएस कार्ड एलएस कार्ड देखते हो, अपने घरों में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, अपने बाजार से लकड़ी लेके आते हैं ना, तो वहां पर आपने इस तरह से बीच में निशान वगैरह देखे होंगे, वो वार्षिक वलय के निशान होते हैं। बस ये इसकी टीएस कार्ड है और ये इसकी एलएस कार्ड है। ये चीज आप देख सकते हो, अगर नहीं देखी तो देख लेना कभी मौका मिले तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्ष की वृद्धि का प्रदर्शन करता है, बता ही दिया मैंने। वृक्ष की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि अपने वृक्ष की आयु की जानकारी या अपने वृक्ष की आयु की कैसे पता लगा सकते हैं, तो वार्षिक वलय के द्वारा अपने पता लगा सकते हैं। चलिए, वार्षिक वलय का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है, नोट कर लेना प्यारे बच्चों। अब यहां पर तो मैंने वार्षिक वलय को 4 लाइनों में खत्म कर दिया, क्योंकि ये 10th लेवल की है, लेकिन जैसे आप 11th 12th की करते हो ना, इसका एक बड़ा टॉपिक लगता है, ठीक है। तो जैसे अपने 12th की बायोलॉजी करेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत
नहीं है। जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका बेसिक यहाँ पर क्लियर और आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर लॉजी लिखे तो मतलब वो अध्ययन पूछ रहा है। ठीक है, जहां पर लॉजी लिखे तो वहां पर अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो वार्षिक वलय का अध्ययन। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो क्या होती है? ये हमें वर्ष की आयु वगैरह का ज्ञान करवाती है, कैम्बियम में मौसम के साथ परिवर्तन वगैरह वगैरह, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगला है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर निर्माण करता है। ये जो कॉर्क होती है ना, वो कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर बनती है। कौन बनाता है कॉर्क को? कैम्बियम बनाता है। परिपक्व होने पर यह मृत हो जाती है, वायु भर जाती है। ये शायद पेड़ की छाल की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो कॉर्क का निर्माण होता है ना, वो कौन सा रासायनिक होता है? तो वो सुबेरिन होता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ? ये पूछ सकता है, सुबेरिन। रासायनिक पदार्थ आपका कौन सा रहेगा? सुबेरिन। याद रखना है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है सुबेरिन, और इसी के द्वारा कॉर्क बनता है। तो परिपक्व होने पर जैसे ही कॉर्क परिपक्व होती है तो ये मृत हो जाती है और इसके अंदर वायु भर जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोतलों पर लगाया जाने वाला कॉर्क देखा नहीं अभी मैंने प्यारे बच्चों, बोतलों पर कौन सा कॉर्क लगता है, जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं आपको कभी दिखा दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में। बोतलों पर लगाया जाने वाला कॉर्क क्यूक्रस सुबर नामक पादप से प्राप्त होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना, पादप का नाम क्या है? क्यूक्रस सुबर। क्यूक्रस सुबर नामक पादप होता है, उस पर जो लगाया जाने वाला, उससे जो कॉर्क प्राप्त होता है वो बोतलों पर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है द्वितीयक वृद्धि। एक प्राथमिक वृद्धि होता है, एक पौधे की द्वितीयक वृद्धि होती है। ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अधिकांश द्विबीजपत्री के तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके तने और मोटाई में वृद्धि होती है, वो ही आपकी द्विबीजपत्री होती है। एधा व कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि होती है। एधा व कॉर्क कैम्बियम के कारण, एधा व कॉर्क कैम्बियम। एधा ये आपकी ना, जब 12th क्लास की बायोलॉजी करोगे उसमें आपको पूरा डिटेल से समझाया जाता है। ये ना तने और जड़ के अंदर पाई जाती है। जब आप इसकी जड़ की द्विबीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री तने की टीएस काट काट कर देखते हो तो वहां पर आपको ये चीजें क्लियरली समझाई जाती है। ठीक है, जब अपने करेंगे तो उसको और डिटेल से करेंगे। एधा व कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण इनमें वृद्धि होती है और इन्हीं की वृद्धि के कारण हमारी द्वितीयक वृद्धि होती है। कुछ एक बीजपत्री पादप हैं, सभी में नहीं, कुछ एक बीजपत्री पादप होता है जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पादप का नाम है ड्रेसिना, एलो, युक्का। ड्रेसिना, एलो और युक्का, ये तीन एक बीजपत्री पादप है। इनमें आपको द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। इस बात का मतलब ये है। इसके दौरान संवहनी ऊतकों का निर्माण होता है, जिसे संवहन एदा द्वारा जिसका निर्माण होता है। संवहनी ऊतकों का निर्माण संवहन एदा द्वारा। बस अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं। वार्षिक वलय क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन के दौरान किसकी वजह से? कैम्बियम की सक्रियता नंबर 1। बसंत ऋतु में अधिक सक्रिय है और शीत ऋतु में ज्यादा सक्रिय है। तो 2 3 क्वेश्चन ये। ठीक है, 1 वर्ष की आयु का प्रदर्शन 4, अध्ययन 5, फिर कोर कैम्बियम द्वारा इसका निर्माण होता है 6, रासायनिक पदार्थ सुबेरिन 7, क्यूप्रस 8 और एधा व कोर कैम्बियम वाली बात 9 और 1 ड्रेसिना, एलो, युक्का 10 और 10। इस स्लाइड से आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपना पादप ऊतक होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं क्लासेस अच्छी लगी होंगी, चीजें समझ में आई होंगी जिन्होंने रेगुलर क्लासें देखी हैं। तो फिर भी किसी को कोई चीज में किंतु परंतु हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जो चीजें मैंने बताई है इसका एक बार जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करना, क्लास को रिवाइज करना, साथ साथ रिवीजन करना, क्वेश्चन आंसर निकालने का प्रयास करना। फिर भी कोई आपको चीज समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस चीज के बारे में आपको और बता दूंगा। ठीक है।
अगला टॉपिक रहेगा अपना फिजिक्स का, और टॉपिक का नाम रहेगा ध्वनि की चाल। टॉपिक का नाम क्या होगा? ध्वनि की चाल। उसके बारे में अपने देखेंगे। तो टॉपिक को अगर ध्वनि की चाल वाला आपने करना है कल, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ध्वनि की पिछली 1 या 2 क्लासेस आई हैं उसको देख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर पहले तो क्लासेस और हैं, क्योंकि वो पहले शुरू से क्लासेस को देखते आ रहे हैं, तो टॉपिक रूटीन में नहीं है। लेकिन प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक करोगे तो आपको टॉपिक रूटीन में मिल जाएंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। 0 से लेकर मैंने सीरीज वाइज में चल रहा हूं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आप चीजों को देखिए, ध्वनि वाला टॉपिक देख के आइए, तो ध्वनि की चाल वाला टॉपिक अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीधा क्लास में आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले दिन कोई चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। क्लास देखते हो, स्किप कर देते हो, साइंस समझ में नहीं आती। साइंस जितना इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।